हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बेटा। बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के बिग क्वेश्चंस का 6 पार्ट। 5 पार्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज हम छठा और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से हमारा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? ए मेंबर ऑफ आईसीआई shall be deemed to be guilty, क्या होगा? deemed to be guilty of other misconduct if he or she is held guilty by any civil or criminal court of an offense which is punishable with imprisonment। मतलब कितने टाइम की जेल आपको हुई हो कि आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाएंगे? तो बेटा 6 महीने का बोला गया है। अगर 6 महीने से ज़्यादा की या आपको जेल हुई है किसी भी मामले में, ठीक है, किसी भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट से, तो फिर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के शिकार माने जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 137, कोस्टिंग टैक्सोनॉमी। याद है ये हमने कहाँ पढ़ा था? एक्सबीआरएल जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कोस्टिंग टैक्सोनॉमी। इसको एक डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है। तो बोला गया है कि कोस्टिंग टैक्सोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज ए डिक्शनरी। ठीक है, और ये सेम लाइन अपने नोट्स में लिखी हुई है। हाँ, एक खास बात और मैं आपको कह दूं, अगर आप में से किसी ने पोस्ट ऑडिट का रिवीजन करना चाहते हैं कोई भी, तो मेरे वीडियोज हैं, 7 वीडियो मैंने बनाए हैं। ठीक है, और उन 7 वीडियोज में आपका पूरा आपका पूरा पोस्ट ऑडिट का थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कवर कर दिया है। तो आप वो 7 वीडियो जरूर देखें। मैंने उसको नाम दिया है 1 वीक रिवीजन। इसमें मैंने सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किए हैं, आप उनको जरूर पढ़ें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डिक्शनरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो appears as a profitability ratio in para D of annexed to the cost audit report। जो हम CRA 3 में cost audit report बनाते हैं उसके 4 annexes बताए थे मैंने आपको, A B C D। ठीक है, और उसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। अब हमें बोला है कि पार्ट डी में जो रेशियोज आते हैं उसमें कौन सा रेशियो इनमें से आता है? बेटा इनमें से आता है नेट प्रॉफिट टू सेल, वैल्यू टू सेल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड, नेट प्रॉफिट टू सेल। इसमें आता है सी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू वैल्यू एडेड। तो हमारा आंसर रहेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो सीधा फॉर्मेट में है, तो आपको वहां से देखना है कि उसका कंटेंट क्या है। ओके, CS24 किसके साथ डील करता है? CS24 डील करता है ओवरबर्डन के साथ, नहीं करता। ये तो 23 हो जाएगा। नॉन इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल 17 हो जाएगा, रोहित नहीं होगा। ये हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। सीएस के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो 6 मिनट का वीडियो आप उसको देखिए, 1 से लेकर 24 तक सारे सीएस आपको याद हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है ORS लिमिटेड इज ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। ठीक है, हैविंग एनुअल टर्नओवर 103 करोड़। एनुअल टर्नओवर कितना है? 103 करोड़ रुपए का है। टेबल ए आइटम अंडर कारो ब्रिंग 26 करोड़, मतलब जो ए का टर्नओवर है वो 26 करोड़ का है, ये सीधा इतना कहना चाह रहे हैं। और टेबल बी का जो टर्नओवर है वो है 8 करोड़ रुपए। एंड द रेस्ट आर नॉट कवर्ड इन आइदर ऑफ द टेबल। मतलब ए टेबल का इतना टर्नओवर है, बी टेबल का इतना है, और जो बैलेंस टर्नओवर है 103 करोड़ में से उसी टेबल का है। तो सवाल ये है कि कॉस्ट ऑडिट किसकी होगी? देखिए, ए के लिए 2 रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल 50 करोड़ और इंडिविजुअल 25 करोड़। तो इसका मतलब ए की तो कवर होगी, ए की तो ऑडिट होगी। बी के लिए रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 100 करोड़ और इंडिविजुअल 35 करोड़, और इंडिविजुअल 35 नहीं हो रहा है, इसलिए बी की ऑडिट नहीं होगी, तो सिर्फ ए की ऑडिट होगी। तो हमारा आंसर नॉट अप्लीकेबल टू द कंपनी, अप्लीकेबल टू द टेबल ए प्रोडक्ट ओनली, अप्लीकेबल टू ऑल प्रोडक्ट, अप्लीकेबल फॉर टेबल ए एंड टेबल बी प्रोडक्ट ओनली। नहीं, ये हो जाएगा सिर्फ ए प्रोडक्ट की ऑडिट होगी, क्योंकि उसकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। टेबल बी की इंडिविजुअल टर्नओवर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, इसलिए उसकी ऑडिट नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है? द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्टर engaged in the organization for past period is included in
एक्सक्लूडेड फ्रॉम, इंक्लूडेड टू द एक्सटेंड स्टेटरी कंट्रीब्यूशन और पार्टली इंक्लूडेड। बताइए इंक्लूडेड है या नहीं है? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं। ठीक है, एक्सक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा। द फिगर बिलो आर अवेलेबल फॉर रिलायंस लिमिटेड, बजटेड प्रोडक्शन है 800 यूनिट। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन है 800 यूनिट का और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 25 है। एक्चुअल प्रोडक्शन 576 यूनिट का है और एक्चुअल वर्किंग जो हुई है वो 12,000 घंटे हुई है। व्हाट विल बी द एफिशिएंसी रेशियो? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेटा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है एफिशिएंसी रेशियो का? मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का रेशियो। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ है? 576 यूनिट, जबकि स्टैंडर्ड में कितना होना चाहिए था? काम हुआ 12,000 घंटे। ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट पे लगने थे 25। मतलब अगर स्टैंडर्ड रेट से काम होता तो ये कितना हो जाता करके देख लेते हैं। समझ रहे हैं आप? 12,000 घंटे काम हुआ, एक यूनिट को बनना 100 रेट पे 25 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 480 यूनिट बननी चाहिए थी। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जबकि बनी कितनी? 576। तो इसका मतलब अच्छा काम हुआ है। कितना हुआ? 576 अपॉन 480 करके देख लेते हैं। 120 आ जाएगा, 120%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 120% आ जाएगा, अगर परसेंट में लिखना हो तो, वरना 1.2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 120% एफिशिएंसी से काम हुआ। मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 480 यूनिट बननी चाहिए थी, हमने 576 बनाई है, तो इसका मतलब हमने ज़्यादा बनाई है। तो हमने मोस्ट एफिशिएंटली काम किया है, 120% की रेट से काम किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? मशीनरी यूज इन डिफेंस, space, atomic energy sector and fulfilling turnover criteria is under। ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? रेगुलेटेड सेक्टर में, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में, या फिर एग्जेम्प्टेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट और नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी? तो बेटा ये आता है अनरेगुलेटेड सेक्टर में। ठीक है, कौन से सेक्टर में आता है? अनरेगुलेटेड सेक्टर में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, पोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 किसके साथ डील करता है? डॉक्यूमेंटेशन के साथ डील करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ पोस्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है द अब्रीच कॉस्ट स्टेटमेंट CRA 3 नीड नॉट बी सेपरेट। जो हम अब्रीच कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब एक कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट जो समरी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट जो बनाते हैं, वो सबके लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। किसके लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है? तो ईच प्रोडक्ट विथ सेपरेट सेटा हेडिंग, सेटा हेडिंग समझते हैं आप, जो एक्सरसाइज में दी हुई रहती है, अब तो नहीं है। ठीक है, ईच प्रोडक्ट हैविंग सेपरेट इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, ईच प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर, सेल्फ एंड कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे सेल्फ और कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, इन सब के लिए अलग अलग से सेपरेट स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, देखिए इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस सबसे कम है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस सबसे कम होते हैं, और ये बड़े ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम ये इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको नॉर्मली या आसानी से याद नहीं है, तो टेंशन ना लें, उसको नेगेटिवली ना लें, उसको पॉजिटिवली लें, इस क्वेश्चन को याद कर लें बस। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट ऑडिटर शुड इवेल्युएट MIS ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर। MIS का इवेल्यूएशन करने के से पहले मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या कर लेना चाहिए? स्टडिंग द कंटेंट, क्वालिटी एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, कहाँ से आई है,
और कितनी इंटेग्रिटी वगैरह उसकी है वो चेक कर लेना चाहिए। स्टडिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरीके से आ रही है वो। स्टडिंग द कोरिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन एरिया, डिसीजन एरिया जो डिसीजन लिए गए हैं या डिसीजन लिए जाते हैं उसमें, और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें क्या रिलेशन है, और या फिर इन सभी को ध्यान में रखते हुए। तो हम कहेंगे इन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद MIS के रिलेशन से करना है। MIS का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है MIS का फुल फॉर्म। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप इन ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑडिट कर रहे होंगे, किसी स्कूल की ऑडिट कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। रीड थ्रू द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ मैनेजिंग कमिटी और गवर्निंग बॉडी सॉरी, चेक एडमिशन फी, वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और टू एग्जामिन द ट्रांसक्रिप्ट और रेगुलेशन। आपको याद है जब मैंने आपको स्पेशल ऑडिट बताई थी तो क्या बताया था कि आप सबसे पहले जाते हैं ये देखेंगे कि आपका फॉर्मेट सही हुआ है, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस देखेंगे कि वो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो कोई ट्रस्ट है या वो कोई कंपनी है क्या है, तो उसका बेसिक डॉक्यूमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन स्टेप में से बात करें, होने को ये सारे स्टेप ही होंगे, पर पहले कौन सा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो ट्रस्ट है तो उसकी प्रेस डीड क्या है, कंपनी है तो उसके MOU क्या है, वो फॉर्म है तो उसकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, पहले उन्हें उसका बेसिक डॉक्यूमेंट देखना चाहिए। तो हम कहेंगे टू एग्जामिन द ट्रेस डीड और रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 148, चान लिमिटेड एज ए मशीन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 1500 यूनिट पर आवर, ठीक है, पर आवर कैपेसिटी ध्यान रखना। इट रन्स इनटू 3 शिफ्ट विथ 1 वीकली ऑफ, हफ्ते का एक दिन छुट्टी होता है, मतलब संडे है मान लीजिए, 12 हॉलीडे हैं संडे के अलावा होंगे इसलिए हॉलीडे अलग से लिखे हैं एक साल में। ईच शिफ्ट हैज 1 आवर स्टॉपेज, हर शिफ्ट में 1 घंटे का स्टॉपेज है, ड्यू टू लंच, चेंज शिफ्ट एक्सेट्रा, मतलब ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। इज डन इन रनिंग टाइम। द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट एज पर CS2 विल बी, नॉर्मल कैपेसिटी आपको बतानी है। देखिए 1500 यूनिट बनती है हर घंटे, कितने घंटे काम होता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के फॉर्मेशन में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इन्होंने ये तो लिख दिया कि हर यूनिट में 1 आवर का स्टॉपेज होता है, तो ये तो लिखा ही नहीं है यूनिट जो शिफ्ट होती है वो कितने घंटे की होती है। अब दिन में होते हैं 24 घंटे, हमें लिखा है 3 शिफ्ट, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 आवर की एक शिफ्ट होती होगी, ये कर सकते हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट है तो 8 घंटे की एक शिफ्ट होगी, जिसमें से 1 घंटा काम रुका हुआ रहता है, इसका मतलब क्या 7 घंटे काम होता है। Yes. और ऐसे 3 शिफ्ट चलती है, 1500 आवर्स पर यूनिट, 7 घंटे का काम, 1500 यूनिट्स पर आवर सॉरी, 7 घंटे काम और 3 शिफ्ट। उसके बाद दिन कितने, 365 दिन साल में होते हैं, एक वीकली ऑफ होने का मतलब 52 दिन चले गए और 12 छुट्टियाँ अलग थी। तो हम कहेंगे 1500 इंटू 7 इंटू 3 इंटू, ये कितना बच रहा है देख लो, 301 करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 301, 94.81 9481 अगर लैक्स में हम लेंगे तो हम ऐसा ले लेंगे 94.81, ठीक है। तो 94 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आराम से तसल्ली से आप इसको कर सकते हैं, पैनिक होने की घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 149 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। Bose and Company, a firm of cost accounting, was appointed as a cost auditor of Pentex Limited on 31st July 2018 for the auditing the cost record for the financial year 18। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के कोस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करने के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया। द ऑडिटर अपॉइंटेड एज सच सेल कंटिन्यू इन सच कैपेसिटी, मतलब टेन्योर पूछा गया है, इसका क्वेश्चन है, टेन्योर का क्वेश्चन है। ऑडिटर का टेन्योर आपको याद है, मैंने ऑडिटर का टेन्योर आपको बताया हुआ है कि जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो 180 डेज
from end of financial year or submission of report which एवर इज अर्ली। ये तुमको पता होगा कि 180 दिन से लेके जो ईयर खत्म हुआ वहां से 180 दिन या फिर रिपोर्ट सबमिट करना, दोनों में जो पहले हो जाएगा उस दिन तक ऑडिट का टेन्योर रहेगा। तो हमसे पूछा गया है कि वो कंटिन्यू कब तक करेगा। क्या हमें रिपोर्ट सबमिट करने की डेट दे रखी है? नहीं, हमें ये रिपोर्ट नहीं दे रखी, तो हम तो फिर ये डेट लेके चलेंगे। ईयर एंड कब हुआ था बेटा? 31/3/2019 को हुआ था, 89 दिन का। तो यहाँ पे डेट हो जाएगी 3 सितंबर 2019, 180 दिन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, 30 सितंबर 2019 ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस। मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी जानने के लिए कौन से केपीआई का इस्तेमाल किया जाता है? प्रोडक्शन पर मशीन आवर, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मटेरियल टर्नओवर, मटेरियल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ आइडियल टाइम टू द टोटल अवेलेबल टाइम। कौन से मेजरमेंट को, कौन सी की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है? बेटा इसमें आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मटेरियल। मटेरियल टर्नओवर होता है, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है? द कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्रिटिकली एग्जामिन। जो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट होती है वो किस चीज को एग्जामिन करती है? कंज्यूमर सर्विस ऑडिट किस चीज को एग्जामिन करती है? बोलो। आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ कस्टमर, प्राइस कंज्यूमर आर रेडी टू पे फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कितनी प्राइस पे करने को तैयार है इसको? नहीं। एन अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। ये सही आंसर है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के टुवर्ड्स अपनी जिम्मेदारियां कितनी से निभा रही है, कितने अच्छे से निभा रही है। इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। भाई आप कंज्यूमर को कैसी सर्विस दे रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को सही समय पर, जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ का आपकी ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। सही समय पर सही चीज, सही कीमत पे, सही क्वालिटी की अगर आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसमें ठीक है। तो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट में हम यही पता कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, जो सोसाइटी है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है, तो क्या हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से पूरा किया है, इस बात को इसमें एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रिलेटेड पार्टी विथ रिलेशन टू ए पार्टी। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, ये पूछा है। पहला कह रहा है डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, हाँ ये रिलेटेड है। KMT और हिज रिलेटिव, यस ये भी रिलेटिव है। ए फॉर्म इन विच डायरेक्टर और मैनेजर और हिज रिलेटिव ए पार्टी, ये भी है। आइदर और ऑल ऑफ द अबव, यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी है वो सब, या फिर इन सबको मिला के भी अगर हम देखें तो सारे ही रिलेटेड पार्टी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। Once the instance document is successfully validated from the tool, the next step, मतलब जब हम XBRL में डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे, तो हमें क्या करना होगा? अपडेशन करने, वैलिडेट करने के बाद, तो वैलिडेट करने के बाद हमें करना होता है प्री स्क्रूटनी, प्री स्क्रूटनाइज द वैलिडेटेड इंस्टांस डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट को हमने वैलिडेट किया है उससे क्या करना है? प्री स्क्रूटनाइज करना है, मतलब उसमें कोई कमी है तो वो देख पता लगा देती है। इसके स्टेप लिखाए हुए मैंने आपको टॉपिक में, वो आपको ऊपर देखिए। आगे लिखा है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज फॉर्म अंडर। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो कौन सी एक्ट के अंडर में आता है? ठीक है, तो ये आता है बेटा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बेटा जो है स्पेसिफिक, उनको आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको पढ़ लें, इसको याद रख लें। आप ये ना सोचिए कि ये कौन से चैप्टर में हमने पढ़ा था, ऐसा तो हमें याद ही नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने आई थिंक कहीं नहीं पढ़ रखे होंगे, तो उनको ये ना समझे कि इसको छोड़ दो। एटलीस्ट अगर वो बिट क्वेश्चन में है तो आप उनको तो याद करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन 155 क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज टू बी अंडरस्टूड बाय द पोस्ट ऑडिटर एज रिक्वायर्ड। कौन से सीएस में बोला गया है कि ऑडिटर को जो क्लाइंट है उसके बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए? ये 104 में बोला। देखो, आपको मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा ये क्वेश्चन पूरे होने के बाद, कि उन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन ऑफ द कंपनी एज ए होल इज डील इन। जो प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन है वो पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट के कौन से पैरा में आता है? तो बेटा ये आता है पार्ट डी, पैरा 2 ऑफ अनेक्चर पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, यही है बिल्कुल, पार्ट डी पैरा 2 ऑफ द एनेक्चर टू द पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू MENG लिमिटेड आर गिवन। रॉयल्टी पेड 25,000 रुपये, हायर चार्जेस 30,000 रुपये, डिजाइन चार्जेस 18,000, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस फॉर द प्रोडक्शन 22,000 रुपये, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है, आपको याद होगा ऐसे दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, 89,000 और 69,000 ऐसा कुछ था। तो इसका भी देख लो, सारी चीज़ें जुड़ेगी इसमें, जोड़ दो 20,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, 85,000, ये हो रहा है टोटल 85,000। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी, 85 नीचे। ये बेटा आपके सारे बिट क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारे बिट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपकी मदद हुई होगी, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें, और उसके बाद अगर हो सका तो मैं व्हाट्सएप पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, और अगर उसके बाद भी बड़ी प्रॉब्लम हुई या मैसेज में सोल्व नहीं हो सकती तो फिर आप मुझे कर दें। ठीक है, नोट्स के लिए मैं आपको लिख दूँ बेटा, अब VS क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे, कलर नोट्स। ठीक है, और वहाँ पे ये सारे वीडियोज भी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा एक मेरा 1 वीक रिवीजन है, मैं रिकमेंड करूँगा वो भी देखें, जिससे आपको, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो वो आपको मदद में। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ तो बेटा CS जो 1 से लेके 24 है उनके नाम आपको याद करने हैं। पोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो 101 से लेके 104 तक है उनके नाम आपको रखने हैं। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के जो एनेक्चर्स हैं वो आपको याद करने हैं, और CRA जो फॉर्म है 1 to 4 वो चारों फॉर्म किस चीज़ के हैं ये आपको याद करने हैं, और CRA रूल के जो 6 रूल हैं 1 to 6 वो रूल किस किस चीज़ के हैं ये आपको, अगर आप ये चीज़ें याद करते हैं तो मान के चलिए MCQ में इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपके लाइक से क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमारी वीडियो में किसी की मदद करें। ठीक है, तो हम और कोशिश करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी लाइक है, जो भी शेयर है, जो भी सब्सक्राइब आप करते हैं वो हमें मोटिवेट करता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा।